स्वभाव ये है कि कोई कुछ भी कहे मुझे खबर रहती ही नहीं शाम के बाद। वो हाल है हमारे सुभाष काबरा जी का। पता नहीं कैसे इतना समय दे रहे हैं। एक दिन मूड जमा के मुझसे बोले कि यार बीवी के मेकअप का खर्चा बहुत है, बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा तो पैसा देना बंद कर दीजिए। बोले मेकअप नहीं करती तो फिर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। इनकी हाजिर जवाबी का आप देख रहे हैं उदाहरण। एक बार कुछ लोग इनसे चंदा मांगने गए, बोले स्विमिंग पूल के लिए चंदा चाहिए। बोले 4 बाल्टी पानी मेरी तरफ से भी लेके जाओ। अगले दिन कुछ लोग पहुंचे कि भाई वो शमशान घर का बाउंड्री लगवाना है। बोले उसकी क्या जरूरत है, इधर वाले उधर नहीं जाना चाहते, उधर वाले इधर नहीं जाना चाहते। बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देते रहते हैं मुझे। एक दिन कहने लगे यार तुम साइकिलिंग शुरू करो, पेट तुम्हारा निकल रहा है। इनकी सलाह मान के मैं साइकिलिंग करने लगा। दूसरे दिन पड़ोसी पूछने लगे मुझसे, यार ये अखबार बेचने का धंधा कब से शुरू किया है? तो इनकी हरि अनंत हरि कथा अनंता। आइए इनसे हम सुने इनके व्यंग लेख को। सुभाष काबरा जी। सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आपने महेश को, अटल जी को, मुझे सुना, और आप में से कई लोग गवाए कि हमें जहां बुलाया जाता है हम वहां चले जाते हैं। रास बिहारी को ये सुविधा नहीं है। मैंने कई प्रोग्रामों में मधु मना करते हुए देखा कि हम नहीं आ पाएंगे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो इन्होंने एक शेर सुनाया था कि कैसे कैसे कद्रदाना महफिलों में आना कहते, कैसे कैसे कद्रदाना महफिलों में आना कहते, गीत भी सुनाना कहते, मतलब भी समझाना कहते। क्या बात है। मैं बहुत प्रैक्टिकल लिखता हूँ, इसके लिए बदनाम। कल्पना लोग की बातें नहीं लिखता, जो आसपास नजर आता है उसी पे कलम चलाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आप में से कई लोग आगरा गए होंगे, मुझे यकीन है। जो शादीशुदा है वो तो अपनी बीवी के साथ अकेले तो जाने नहीं देगी। उनको ये किस तरह लड़ते झगड़ते, हाउस सुविधा है वो, लड़ते झगड़ते ट्रेन में, टैक्सी में, फ्लाइट में गए होंगे, और वहां ताजमहल के सामने पोज वही आता है, आई लव यू। मैं ऐसी नकली बातें नहीं करता। मैं जब ताजमहल देखने गया तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल, मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाया। इसी तरह की बातें मैं लिखता हूँ। एक विषय जो है वो जो ऐसी गोष्ठियों से 50 वर्ष मंचों पे मुझे हो गए। 1973 में मैंने पहला प्रोग्राम अकोला में पढ़ा था। एक ऑब्जर्वेशन का व्यंग लेख है सर। शीर्षक है आयोजन में बहुत कठिन है विषय के आसपास रहना। आयोजन में, अभी आप भी नाराज हो रहे थे कि भाई ये आयोजन में बहुत कठिन है विषय के आसपास रहना। भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन ये सच है कि जीवन में जितने बड़े मंच हिस्से में आए उतनी ही गोष्ठियां भी चली आई। मंचों के फॉर्मूले फिक्स और फिट होते हैं, लेकिन हर गोष्ठी का स्वभाव जुदा होता है। गोष्ठी तय होती है गोष्ठी करने वालों की पसंद से, और नए नए विषयों पर प्रयोग जारी रहते हैं। भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस सुनने समझने वाले चंद लोग जुड़ जाएं तो बढ़िया गोष्ठी हो जाती है। अमूमन हर गोष्ठी किसी न किसी विषय पर होती है। गोष्ठी के समझदार आयोजक, यदि वे सचमुच समझदार हुए, बहुत सोच समझकर जगह, माइक, नाश्ता, पानी, श्रोता आदि आदि का इंतजाम करते हैं, और 40-50 मिनट देरी से गोष्ठी शुरू हो जाती है। क्या बात है। और 40-50 मिनट देरी से गोष्ठी शुरू हो जाती है। गोष्ठी में बहुत से लोग तो आयोजकों का भरम तोड़ने के लिए आते हैं। गोष्ठी में बहुत से लोग तो आयोजकों का भरम तोड़ने के लिए आते हैं। अब जैसे मेरे लिए गोष्ठी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन गोष्ठी से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा मैं है। गोष्ठी से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा मैं है। बुला लिया कि 7 मिनट में बोल के चलते बनिए, कोई मजाक है क्या? नादान लोग। अगर मैं सीधे सीधे विषय पर आ गया तो श्रोताओं को ये कौन बताएगा कि परसों ही अमेरिका से लौटा हूं? अगर मैं सीधे सीधे विषय पे आ गया तो श्रोताओं को ये कौन बताएगा कि मैं परसों ही अमेरिका से लौटा हूं? अभी तो सूटकेस के स्टिकर तक नहीं उखाड़े, और सूटकेस भी हॉल में इस तरह रखा है कि हर आने जाने वाले को नजर आ जाए।
आप क्या समझते हैं सिर्फ यहीं पर लोगों से मिलता मिलाता हूँ? भाई साहब घर पे भी बहुत लोग आते जाते हैं। तो 7 मिनट तो अपने बारे में जरूरी जानकारी देने में, मोबाइल में रचना ढूंढने में और इस अभिनय में ही पूरे हो जाते हैं कि पता ही नहीं था कि कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। मां सीनियर, पता ही नहीं था कि कुछ पढ़ना भी पड़ेगा। आपके प्यार का आभार मान रहा हूँ। और फिर साहब मुझे हॉल में उपस्थित 24 लोगों के नाम भी तो लेने होते हैं जो संचालक शुरू में ही ले चुका होता है। जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। इन 2 दर्जन में पता नहीं कौन भविष्य में आयोजक बन जाए। क्या बात है। और अपनी अगली गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करिए। माफ कीजिए, मुझे गोष्ठी के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना है। आई एम सॉरी। खैर, संचालक और श्रोताओं की छाती पर मूंग दलते हुए यहां तक तो आ गए। अब बात विषय की, तो शुरुआत इस बात से होगी कि इससे अच्छे तो 50 विषय है साहब, लेकिन आपने तय कर लिया है कि प्रेमचंद जी और प्रेरणा पर बोलना है, तो इसी पे बोलते हैं। मैंने प्रेमचंद जी के बारे में जितनी भी जानकारी जुटाई है उसमें प्रेरणा का कोई जिक्र नहीं है। मैंने गूगल से प्रेमचंद जी के बारे में जितनी जानकारी जुटाई है उसमें कहीं प्रेरणा का जिक्र है ही नहीं। मैं इस महिला को नहीं जानता। शायद प्रेमचंद जी भी उन लोगों में रहे होंगे जो अपने निजी जीवन की बातें शेयर नहीं करते हो। प्रेमचंद बहुत हष्टपुष्ट और नित नए परिधान धारण करने वाले व्यक्ति थे। मैंने ये कहा ही था कि संचालक ने मेरा कुर्ता खींचा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं चौंका और माथे पर हाथ मार के बोला, लो यार, और ये साला गूगल भी गलत जानकारी देने लगा। पता नहीं क्यों लोग इस पर खूब हंसे। मैंने डाटा कि प्रेमचंद बहुत गंभीर विषय है, इसे हास्य में नहीं लेना चाहिए। जो आदमी गाय का दान करके गोदान जैसी अमर कहानी लिख दे, उसकी अहमियत समझिए। संचालक ने फिर कहा, आप 1 मिनट में बैठ जाइए, आपने ना तो प्रेमचंद को पढ़ा है ना समझा है। मैंने कहा हो सकता है, ये तो विषय दिया था तो मैं बोल पड़ा। वैसे तो मैं कमलेश्वर जी का फैन हूँ। तो विषय दिया था तो बोल पड़ा। वैसे तो मैं कमलेश्वर जी का फैन हूँ। क्या लिखा है उन्होंने, क्या साहित्य लिखा है। मैंने उनकी लिखी सारी फिल्में देखी हैं, आंधी, मौसम, सौतन, लैला, राम बलराम, मिस्टर नटवरलाल। ये आप देखते तो आपको पता चलता। इसी योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कमलेश्वर जी से पहले गुलशन नंदा जी भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए। मेरे पिताजी उनके फैन थे। हमारे घर में सभी साहित्य प्रेमी है साहब। मेरी बुआ डरावनी साहित्य पर आधारित फिल्में खूब देखती थी। तो मेरा साहित्यकार होना मेरे संस्कारों की देन है। यहाँ तक आते आते श्रोता खड़े होने लगे तो संचालक ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठा दिया। ये इस देश का दुर्भाग्य दोस्तों कि लोग एक ही विषय पर अटक जाते हैं। अच्छी और सच्ची बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। लोग एक ही विषय पर अटक जाते हैं, अच्छी और सच्ची बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। इसी वजह से मेरे जैसे वक्ता अनसुने रह जाते हैं। खैर 7 मिनट दिए थे, 27 हो गए थे और इसका मुझे कोई खास अफसोस भी नहीं। ऐसा मैंने कोई पहली बार थोड़ी किया, लेकिन आयोजकों को बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने मेरे कद से बहुत छोटी महफिल में मुझे बुला लिया। कार्यक्रम के बाद सबने मिलकर निर्णय किया कि अब अगले किसी भी गोष्ठी में इसको नहीं बुलाना है। नादान लोग, इस शहर में वे अकेले गोष्ठी के आयोजक हैं क्या? खाली बैठे बहुत से लोग गोष्ठियां करते हैं। कुछ साहित्य को स्थापित करने के लिए तो कुछ अपने आप को बढ़िया है। कुछ साहित्य को स्थापित करने के लिए तो कुछ अपने आप को स्थापित करने के लिए। मैं वहां चला जाऊंगा और मेरा ये साहित्य सेवा का प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक एक श्रोता मेरे लायक नहीं हो जाता। आप लोगों के लिए भी मेरी एक सलाह है, अपने अपने परिचितों को मजबूर कीजिए कि कोई भी गोष्ठी किसी भी विषय को आधार बनाकर न करे। मुक्त और खुला मंच रहना चाहिए। जिसके मन में जो आए वो बोले। अब कोई वक्ता हमास पर बोलना चाहता है, आप उसे विश्वास पर बुलवाना चाहते हैं, कैसे होगा? गोष्ठी तो फेल हो जाएगी ना। ये अमानवीयता है बल्कि बर्बरता है। मुझे यकीन है कि आप सब साथ देंगे तो एक नई क्रांति होगी और उस दिन हम सब बतरस का नाम गोलमाल भी रख सकेंगे। हमारी गोष्ठी अब संपन्न होती है। हमारे बीच हिंदी के बहुत बड़े लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। उनकी कथा की मुझे चांस चाहिए कि
इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और व्यास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, तमाम सम्मान और सम्मानों से बहुत ऊपर का इनका व्यक्तित्व है। इंदिवर जी ने लिखा है कि चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया भी बहुत रोशनी के लिए, लेकिन वर्मा जी को चांद, तारे, सूरज सब प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जब तक रहें मुंबई में, हमारी गोष्ठी में आकर हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। अब